हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। इसे हम शॉर्ट में यूएन या यूएनओ भी कह देते हैं। तो ये इसका साइन आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसका निशान है जो इसका सिंबल है यूनाइटेड नेशंस का। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट ईयर और उसके रीज़न क्या थे कि क्यों इसको बनाया गया, कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हैं और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में कि यूनाइटेड नेशंस जो हैं, इसको ये नाम दिया था जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने इसको ये नाम दिया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने ये नाम दिया था यूनाइटेड नेशंस। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कि जितने भी देश हैं विश्व के, वो सारे के सारे एक दूसरे से अच्छा बिहेव करें, शांति बनाकर रखें, क्योंकि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था ये संगठन। और इसका एक ही मकसद था कि दुनिया में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाना। अब इस तरह से आपने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था, जो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहा था। लीग ऑफ नेशंस, उसमें भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ थे। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो रहेगी इस टॉपिक पर, उसमें हम डिटेल से जानेंगे। उसके बाद जब स्टार्टिंग की अगर हम बात करें यूएन के अंदर, तब 51 कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड थे। लेकिन अगर आज हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 193 मेंबर्स इसके अंदर हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। अब इसमें वर्किंग लैंग्वेज जो यूएन के अंदर जो लैंग्वेजेस जिनको मान्यता दी गई है वो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। इन सभी लैंग्वेजेस में इसके अंदर काम होता है। मेनली जो है इंग्लिश और फ्रेंच में काम किया जाता है। ये यूएन हेडक्वार्टर्स है, ये आप देख सकते हैं। 17th स्टोरे ये ऑफिस है। उसके बाद चार्टर आप देख सकते हैं। इस चार्टर को, इसमें यही बातें बताई गई है कि किस तरह से यूएन के पार्ट्स रहेंगे और किस तरीके से वो काम करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, कि कोई भी देश आपस में झगड़ा न करे, वॉर न हो किसी तरीके की। उसके बाद ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेंगे। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस अमंग वर्ल्ड नेशंस, तो उनके बीच में एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहेगा सभी देशों के बीच में। ह्यूमैनिटेरियन एड इन केसेस ऑफ फेमाइन, नेचुरल डिजास्टर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, कि जब भी किसी भी देश में कोई आपदा आएगी या कोई विद्रोह हो जाएगा तो उस समय सबकी हेल्प करना। और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो नेचर से हो, इकोनॉमिकली हो, कल्चरली हो या सोशली हो, उसको अच्छे से सॉल्व करना। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स यूएन के। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन। यूएन की आइडियोलॉजी क्या है, ये किस बेसिस पर काम करता है, किन प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड है। तो ये देखिए, इसके जो सभी मेंबर्स होंगे उनकी सॉवरेन इक्वलिटी होगी, यानी कि हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार होगा। और सभी जो कंट्रीज़ हैं वो चार्टर को ओबे करेंगे, यानी कि जो रूल्स यूएन ने बनाए हैं उनको फॉलो करेंगे। कंट्री जो है अपने डिफरेंसेस को सेटल करेंगे पीसफुल मैनर्स में, शांतिपूर्ण तरीके से।
एक दूसरे को कोई भी कंट्री जो है धमकी नहीं देगा, किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करेगा। और यूएन जो है किसी भी कंट्री का जो डोमेस्टिक अफेयर्स होंगे, जो घरेलू जो मामले होंगे, उनके अंदर किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करेगा। कंट्री शुड ट्राई टू असिस्ट द यूनाइटेड नेशंस। देशों को चाहिए कि जो डिफरेंट कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं उनको चाहिए कि वो यूनाइटेड नेशंस को असिस्ट करें, उसकी हेल्प करें। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है इसका, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक है जनरल असेंबली, एक है सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये इतने सारे पार्ट्स हैं इसके, टोटल 6 पार्ट्स ये बन जाते हैं। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए ये है आपकी जनरल असेंबली, ये देखिए यूएन की जनरल असेंबली आप देख रहे हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, असेसिंग मेंबर कंट्रीज एंड डिसाइडिंग ऑन द बजट। बजट के ऊपर डिस्कशन की जाती है। मेंबर जो है, मेंबर स्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड। यहाँ पर सभी कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आते हैं यहाँ पर, या कमेटीज़ जो है उसको इंक्लूड किया जाता है। सितंबर में होता है ये। स्पेशल सेशंस कैन आल्सो बी हेल्ड, और कोई स्पेशल सेशन अगर कोई बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो बीच में भी इनको इकट्ठा किया जा सकता है। बजट के ऊपर मेन फोकस रहता है इनका, सिक्योरिटी को लेकर, शांति पीस को लेकर, इलेक्शन, एडमिशन, सस्पेंशन और एक्सपल्सन ऑफ मेंबर्स इज़ बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब 2/3 मेजोरिटी से किसी भी टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बिल पास किया जा सकता है, एक तरीके से जिस तरह से हमारी लोकसभा में होता है। उसके बाद सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें तो इसमें इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है, और सेक्रेटरी जनरल होता है जो 5 साल के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बान की मून ये पहले थे हमारे, मीन्स अब जो हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल से हैं। जनरल सेक्रेटरी जो है यूएन के वो हैं हमारे एंटोनियो गुटेरेस। ये उनकी फ़ोटो नहीं है, आप इसको ध्यान में न रखें। ये बान की मून है जो इनसे पहले थे एंटोनियो गुटेरेस से। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से हैं, ये आपको याद रखना है, यही इम्पोर्टेंट है। एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, इसको आप याद रखें। पोर्तुगीज़ हैं, पोर्तुगल से हैं। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल जो इसका पार्ट है, इसमें बताया कि ये सबसे पावरफुल इसका ऑर्गन है। ये कहाँ काम करता है, किस तरीके से काम करता है, जब भी कोई 2 देश आपस में लड़ते हैं या वॉर होती है या एक दूसरे को धमकाते हैं, थ्रेट करते हैं या किसी भी तरह की अशांति फैलाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल करती है। इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं और 5 मेंबर्स इसके अंदर परमानेंट हैं, जिनमें यूएसए, चाइना, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये आप ध्यान रखें, यूएसए, चाइना, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सारे के सारे जो 5 देश हैं इनको परमानेंट मेंबरशिप है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की, और इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मीनिंग होता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर अगर कोई बिल पास होता है और इन एक कंट्री में से कोई भी कंट्री ऑब्जेक्शन कर देता है, चाहे 14 मेंबर्स हो, टोटल 15 मेंबर्स हैं, अगर परमानेंट मेंबर एक भी अगर उसके अगेंस्ट है तो उस बिल को पास नहीं किया जाएगा। वीटो पावर अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल आपने देख लिया, 5 मेंबर्स परमानेंट हैं इसके, यूएसए, चाइना, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस, और इनके पास वीटो पावर है। उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये जुडिशियल ऑर्गन है और ये यूएन का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स में है, हेग के अंदर। इसमें 15 जजेस हैं टोटल। इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करता है, और किन्हीं भी 2 देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वहाँ पर इसका सॉल्यूशन किया जाता है।
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इकोनॉमिकल और सोशल जो इश्यूज़ हैं वो ये देखते हैं। काम करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इसमें आ जाता है इस्टेब्लिश्ड टू हेल्प एंश्योर दैट ट्रस्ट टेरिटरीज वर एडमिनिस्टर्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंड ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वही काम जो जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल करता है, इसी तरह से ये भी देखती है कि सभी कंट्रीज़ में जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो वो अच्छी तरह से अपनी रूल वहाँ पर अच्छी तरह से किया जा रहा है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है किसी तरह की, सभी शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ट्रस्टीशिप काउंसिल देखता है। अब इसमें आ जाता है कि इस ऑथोराइज्ड टू एग्जामिन एंड डिस्कस रिपोर्ट्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी ऑन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज। जो इसके ट्रस्ट टेरिटरीज हैं, जो इसके अंडर के में आते हैं, ट्रस्ट टेरिटरीज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एरिया इसके अंदर आता है, जो कंट्रीज़ या जो क्षेत्र, जो देश जितने भी इसके अंदर आते हैं, तो इसके पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो उन देशों के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और एजुकेशनल एडवांसमेंट को लेकर लोगों के साथ डिस्कस कर सकता है और उनके बेटर डेवलपमेंट के लिए अपने सजेशन दे सकता है या कोई डिसीज़न दे सकता है। तो ये था आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसके बाद यूएन की कुछ और एजेंसीज भी हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसको हम बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO। तो ये सारी की सारी यूएन के अंडर ही आती हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। अब देखिए इंडिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो किस तरह से काम करता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट एक्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे UNDAF। तो इसका काम क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ देखना, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी उसको चेक करना, जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर नज़र रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इन सब के ऊपर यूएन जो है वो इंडिया की हेल्प करता है ताकि इसको डेवलप किया जा सके। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इंटरनेशनल पीस कीपिंग, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, गरीबी ख़त्म करना। तो ये बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स को ख़त्म करना। अब इसके अंदर जो आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये आपको याद रखना है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो आपको याद रखना है, इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ये 3-4 मेन क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद रखने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है इसका जो स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को, ताकि सभी देशों का जो कोऑपरेशन है, विश्व के जितने भी देश हैं उनका कोऑपरेशन बना रहे। दूसरा, इसमें जब ये बना था तो 51 मेंबर्स थे इसके अंदर, और अभी टोटल जो इसके मेंबर हैं वो हैं 193, 193। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। और उसके बाद अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी। ज़्यादा काम इंग्लिश और फ्रेंच में होता है, लेकिन फिर भी आपको ये 6 लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेजेस हैं यूएन के अंदर जो यूज़ की जाती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके हेड कौन हैं। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, तो उनका नाम मैंने आपको बताया था, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ये 2017 से हैं हमारे, और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये पुर्तगाल से हैं। ये आपको याद रखना है। जो अब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन के अंदर वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, और ये पुर्तगाल से संबंधित हैं, पुर्तगाल से हैं ये। और इनसे पहले बान की मून जो हैं वो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल थे। तो ये था आपका यूएन का टॉपिक।
थोड़ी सी डिटेल में भी आपने इसमें के अंदर जानकारी ली और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपने देखे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको ICJ कहा जाता है शॉर्ट में, इसका हेडक्वार्टर है हेग के अंदर। हेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है जो नीदरलैंड के अंदर है। यानी कि एक इकलौती ऐसी संस्था UN की जिसका हेडक्वार्टर UN न्यूयॉर्क से बाहर है, न्यूयॉर्क में। बाकी सभी का न्यूयॉर्क के अंदर है हेड ऑफिस, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेड ऑफिस हेग नीदरलैंड के अंदर है। इसको आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।